चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। देखो, जो हमारा जो सेशंस चलेगा, ठीक है, जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो टोटली रियल इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग होगी। ठीक है। हाँ। एग्जैक्टली कंपनी में काम कैसे करते हैं, कैसे होता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, कैसे टूल्स फाइनलाइज करते हैं, किस क्लाउड को चूज करते हैं, कैसे क्लाउड चूज करते हैं, वो सारी चीज़ों पे बात होने वाली है ना। ओके तो ओके। टोटली मतलब इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग है ये। आप ये ओके। समझो कि ऐसा फील, जैसा आप किसी कंपनी में जब ज्वाइन करते हो ना, तो हाँ हाँ कंपनी आपको देती है केटी पहले 15-20 दिन, है ना, हाँ नॉलेज हाँ। ट्रांसफर कर दी कि हमारी कंपनी में ये काम है वो काम है ना। तो मैं भी आपको काइंड ऑफ केटी ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक हम्म। है, लेकिन केटी कंपनी में क्या होता है, जिस प्रोजेक्ट में कंपनी आपको डालेगी उस प्रोजेक्ट का केटी देगी, है ना। मैं आपको हम्म। 12 प्रोजेक्ट की केटी दूंगा। हर ओके प्रोजेक्ट की केटी अपने तरीके से होगी, अपने उस पे होगी, है ना, कि जैसे अभी इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस क्लाउड को चूज करना है, तो यहाँ पे आपका रोल क्या होगा, कैसे पूरा काम होगा, सेटअप कैसे करना है, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है। ओके तो ओके। इन सब चीजों को देखते हुए आप अपने स्किल्स को देखते हुए और इन चीजों को साथ में लेके फिर आप फाइनलाइज करना है कि भाई मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में क्या कहना है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि मैंने किस प्रोजेक्ट में काम किया है। ठीक है। और जो ओके। प्रोजेक्ट्स मैं कराऊंगा वो प्रोजेक्ट्स आप अपने सीवी में इजीली मेंशन कर सकते हो कि मैंने ऐसे इसमें काम किया है, और हम्म एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। हम्म और हम्म। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो तीनों ही क्लाउड में होगा, AWS में भी करेंगे हम लोग, एजोर में भी करेंगे, और GCP क्लाउड में भी करेंगे। ठीक है। ओके। और साथ में देखो, ये जो तीन क्लाउड है ये तो हमारे लैंडिंग जोन होते हैं। ठीक है। लैंडिंग जोन मतलब डेवलपर ने जो कोडिंग करके रखा हुआ है, जो एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट बना के रखी हुई है, उसे हमें हम्म। कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना है ना। तो हम एक हाँ। जोन क्रिएट करते हैं जिसे हम लैंडिंग जोन कहते हैं। लैंडिंग जाएंगे। हाँ। लैंडिंग जोन हम कहाँ बनाते हैं, पहले बनाते थे ऑन प्रेम के अंदर, मतलब बिल्डिंग खरीद लिए, वहाँ पे हार्डवेयर लगा दिए, सारे OS वगैरह के लाइसेंस परचेज कर लिए, सॉफ्टवेयर लगा दिए, राउटर स्विच लगा दिए और सेटअप करके वहाँ डिप्लॉय कर दिया, है ना। हाँ हाँ। जो ऑन प्रेम था, ऑन प्रेम मतलब बिल्डिंग लिए तो बिल्डिंग के अंदर लगा रहे हैं तो बिल्डिंग डेटा मतलब, सेंटर वाला जो है। हाँ, बिल्डिंग मतलब प्रेमिसेस, उसके अंदर बना रहे हैं तो ऑन ऑन प्रेमिसेस। ठीक है। हाँ बस। बट अब पूरा सब कुछ क्लाउड में होता है। तो ये जो तीन क्लाउड है ये तो हमारे लैंडिंग जोन है ना। कि मैंने हाँ। जैसे मान लो AWS क्लाउड में जाके मैंने पूरा सेटअप रेडी कर दिया, अब वो मेरा एक लैंडिंग जोन बन गया है। ठीक है। अब यहाँ पे डेवलपर ने अपना कोडिंग वोडिंग करके रखा हुआ है, और कोड करने के बाद अपने कोड को किसी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, एजोर रेपो हो गया, ठीक है, या AWS में डेवऑप्स टूल्स है वहाँ हो गया, या GCP में कहीं पे रख दिया, कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है। तो गिटहब एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे कोड रख दिया। अब इस कोड को एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से एक डेवऑप्स इंजीनियर पिक करता है, कैसे उसकी कोड क्वालिटी टेस्टिंग करता है, कैसे उस कोड को बिल्ड करता है, कैसे एक पूरा एंड टू एंड इंटीग्रेशन टूल इंप्लीमेंट करता है, जिसको हम लोग CI/CD टूल भी कहते हैं, है ना। सर्कल CI है, जेनकिंस है, गिटलैब है, गिटहब एक्शन है, बैम्बू है, कई सारी चीजें हैं। वो इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद कैसे इंटीग्रेट करने के बाद पूरी चीजें स्क्रिप्ट के थ्रू वो प्रोसेस बनाता है कि पहले स्क्रिप्ट, पहला स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेप लिखते हैं कि पहले स्टेप में ये करना, सेकेंड स्टेप में ये करना, थर्ड में ये करना, कैसे वो स्क्रिप्ट चलती है, कैसे हमारा कोड उठ के फिर लैंडिंग जोन तक पहुंचता है, कैसे VM तक पहुंचता है ना। उसके बाद जब चीज़ें डिप्लॉयमेंट वगैरह हो गई, फिर हम कंपनी में क्या करते हैं, तो कंपनी में हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि भाई कुछ चीज़ फालतू तो नहीं बनी, है ना, उसको हमें पैसा बचाना है, तो हम उस चीज़ को कट कट डाउन करते हैं। जैसे मान लो 20 GB की मशीन बनाई थी, काम तो 10 GB में हो जा रहा है, तो 10 GB हम कैसे हटाएंगे। ठीक है। हाँ कॉस्ट कटिंग में। कॉस्ट कटिंग वगैरह, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। ठीक है। अब मैंने 4 मशीन लगाई है, काम तो 2 मशीन में हो रहा है, 2 मशीन डिलीट करना है, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो गया कि भाई रिसोर्स कम से कम इंप्लीमेंट करने हैं, ताकि हमारे, क्योंकि कंपनी, देखो, कंपनी और क्लाइंट दोनों को पैसा बचाना है ना। तो कैसे हम हम्म। वो चीज़ें करते हैं, उसके बाद सब कुछ लग गया, पैसा सब बच गया, फिर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट प्रॉपर सिक्योर हो जाए। ठीक है। एंड टू एंड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे कौन सी ट्रैफिक आ रही है, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है ना, कौन सा फायरवॉल इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम्म जो भी सेटअप हमने लगाया है, जो भी टूल्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं, सबकी मॉनिटरिंग भी करनी है। कभी कोई चलना बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम हम्म कंपनी में, हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारा जेनकिन सर्वर जो लगाया है वो भी मॉनिटर हो जाए,
जो क्लाउड में रिसोर्स लगे हैं वो भी मॉनिटर हो जाए, मतलब मल्टीपल जितने भी सिस्टम है सबको मॉनिटरिंग कर सके, है ना। उसके बाद अब सारे सिस्टम चल रहे हैं, उसके लॉग्स भी बनेंगे। कल को मान लो मेरा प्रोडक्शन सर्वर फट गया, तो मुझे अब चेक करना भाई हुआ क्या। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले लॉग चेक करती है कि लॉग में क्या आ रहा है ना। तो लॉग्स को भी हम सेंट्रलाइज करना होता है, उसके लिए हम लोग कीबाना वगैरह यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजें यूज करने वाले हैं, मोटा मोटी मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, हम्म। एंड टू एंड तो पूरा अ, प्रोजेक्ट। मैं क्या पूछ रहा था कि अ, तो इसके लिए जो जॉब प्रोफाइल होगा ये क्या होगा, वो क्लाउड इंजीनियर ही होगा या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, या कैसे क्या होगा? मेरे इस सारे प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग लेने के बाद आप क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, क्लाउड कंसल्टेंट, डेवऑप्स इंजीनियर, रिलीज इंजीनियर, ठीक है, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तक की प्रोफाइल आप ले सकते हो। तो इन 5 प्रोफाइल पे आपका प्रोफाइल सेट बनेगा। ठीक है, ओके, तो फाइन। आपको करना क्या है, जब आप, अभी बाद में बताऊंगा वो चीज़, लेकिन तो अभी बता दूं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जब आप जॉब अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करते समय क्या होता है, एचआर आपको पहले, एचआर आपसे बात करेगी, फिर आप एचआर आपको एक मेल करती है ना, कि हमारा हम्म। ये जेडी है, हम ये दे सर्च दिए, कर रहे हाँ। हैं। तो उसके बेस पे फिर आपको ये पांचों प्रोफाइल को लेके सीवी रेडी करनी है, क्लाउड हम्म। इंजीनियर की भी, कंसल्टेंट की भी, डेवऑप्स की भी, सबकी भी। अब उसकी ओके। जो रिक्वायरमेंट होगी उस बेस पे वो सीवी आपको भेज देना। हम्म। ठीक है, बाकी नॉलेज आपको इन पांचों चीजों की रहेगी। ओके। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ, एक एक आपको एक गुड प्रोफाइल दूं, तो आप काइंड ऑफ ये समझो कि आप एक तरीके से डेवऑप्स कंसल्टेंट बन सकते हो, डेवऑप्स स्पेशलिस्ट कह सकते हो अपने आप को। हम्म। डेवऑप्स कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो कोई भी टूल पे काम आए, कुछ भी चीजों पे काम आए, ठीक है, कहीं पे कोई एरर आ गया, कोई इशू आ गया, कोई ट्रबल शूटिंग करना है, तो एक ऐसा हम्म। बंदा जाके वो ट्रबल शूटिंग करके चीजों को सुधार सकता है। ओके। वो होता है डेवऑप्स कंसल्टेंट। ठीक है, जो कंसल्ट करता है। कंपनी में ओके। कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो कंपनी आपको पहले आगे भेजेगी कि भाई जा, क्लाइंट आया है, उससे मीटिंग कर। तो आप मीटिंग करोगे, समझाओगे कि भाई हम इस तरीके से काम करते हैं, हम ये क्लाउड चूज करते हैं, तो उस लेवल की प्रोफाइल आपकी बनेगी। लेकिन कब बनेगी, जब आप मेरे साथ मेहनत करोगे तब। मैं हम्म। यहाँ पे बता दिया, आप मेहनत नहीं करोगे तो वो नहीं हाँ। बनेगी। नहीं नहीं, वो तो बात अलग है। है ना। मैं ये पूछ रहा था कि ये डेवऑप्स के लिए ये कुछ सॉफ्ट कोड चाहिए? सॉफ्ट कोड का फिर वो ट्रेनिंग, मतलब जैसे पाइथन पाइथन कोई जावा कोडिंग नहीं वगैरह ऐसे? चाहिए, कोई ये एक ना मार्केट में बहुत मिथ फैला हुआ है कि डेवऑप्स में कोडिंग चाहिए होती है। जी जी। मैं भी एक डेवऑप्स में भी काम किया, ठीक है, क्लाउड पे भी काम किया, अभी मैं टेक्निकल स्पेशलिस्ट हूँ एक कंपनी में। तो मुझे, ओके। मैंने तो आज तक कभी कोडिंग नहीं करी। हाँ, मैंने कोडिंग करी है, एनसिबल में यामल फाइल लिखी है, टेराफॉर्म में एचसीएल लैंग्वेज में कोडिंग करी ताकि इंफ्रा हाँ बना हाँ सके। तो हाँ। वो वाली कोडिंग हमें करनी वो पड़ती है। हाँ, वो तो करना हाँ, पड़ेगा, बाकी जो टेराफॉर्म कोर करने के लिए। कोडिंग होती है वो हमें नहीं करनी पड़ती। और हाँ देखो, हाँ कई लोग पाइथन का यूज करते हैं डेवऑप्स के साथ, लेकिन वो हाँ। पाइथन स्क्रिप्टिंग करते हैं। स्क्रिप्टिंग मतलब मुझे कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट लिखा पाइथन में, उसको रन कर दिया, वो चीज जाके अपना काम कर दी, वो स्क्रिप्टिंग करनी। हाँ हाँ। हाँ, तो वो चीजों के लिए हम लोग पाइथन यूज करते हैं, बट कोडिंग वोडिंग का इस यहाँ पे खेल नहीं। ठीक है, ओके। पाइथन फाइन। पाइथन का खेल कब आएगा, जब, अभी एक टेक्नोलॉजी मार्केट में धीरे धीरे आ रही है, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, एमएल ऑप्स। ओके ओके। वहां पे पाइथन का यूज है। तो उस टाइम पे जब आप डेवऑप्स वॉप्स सीख जाओ, जब अपना जॉब और आगे बढ़ाने का सोचो, तब डेवऑप्स पढ़ना, पाइथन पढ़ना। ओके। ठीक है, चलो। ओके। थैंक यू। हाँ ये मैं सोच रहा था कि एक्चुअली अभी मैं इंफ्रा में हूँ, फिर डेवॉप्स में जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। कोडिंग वगैरह हाँ, ये सब कभी किया नहीं हूँ, इसीलिए। ये सारी चीजें हैं, है ना। हाँ हाँ। बाकी कोई भी डाउट आउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। नहीं, अभी तो ठीक ठाक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो, देखो, पहले ना मैं आपको एक पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली आईटी में हो क्या रहा है। ठीक है, ये हाँ। डेवऑप्स कैसे आया, कैसे चीजें आई, कैसे काम हुआ, ये सब पहले समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो। तो मैं आज से 20 साल पहले का एग्जांपल लेता हूँ, है ना। मान लो हमारे इंडिया में ना, आपने देखा होगा एक सुपर मार्केट है जिसको रिलायंस मार्ट कहते हैं, हम्म। है ना। तो मान लो मैं रहता हूँ बैंगलोर में, है ना। हम दोनों रहते हैं बैंगलोर में। हम्म।
और बैंगलोर में ना रिलायंस स्मार्ट का एक स्टोर है, लेट सपोज, है ना। और रिलायंस स्मार्ट का जो स्टोर है वो है, मान लो फॉर एग्जांपल, वाइट फील्ड में, ठीक है। हाँ। और इस स्टोर पे अभी क्या हो रहा है कि ये ना सारी चीजें बेचते हैं, राशन बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, ठीक है। राशन, सब्जी, फल फ्रूट सब कुछ बेचते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर आपको इनके पास से सामान खरीदना है तो आपको इनके स्टोर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। आप जाओगे, इनके स्टोर से सामान लोगे, सब कुछ सही होगा, ठीक है। लेकिन सडनली मान लो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि लोग नहीं जाना चाहते, लोग चाहते हैं कि भाई घर बैठे ही हम सामान मंगा लें, हम वहाँ जाए ना, हमें वहाँ जाना ना पड़े, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, कोरोना आ गया, ठीक है। हम्म। या फिर आज से 20 साल पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे, याद है आपको, एक वो लगा था, कोई मतलब अलर्ट लग गया था कि सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना, उस टाइम पे हम्म। चीज है। तो वैसे मान लो कुछ सिनेरियो आ गया कि सब कुछ बंद है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये स्टोर वगैरह लोग खोल के चला रहे हैं कि भाई कोई सामान तो लेने आए, है ना। लेकिन कोई नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होगा, रिलायंस स्मार्ट को लॉस होगा, है ना। तो रिलायंस पर सोचेगा भाई ऐसा क्या करूं कि लोग घर पे बैठे रहें और मेरा सामान वहां तक पहुंच जाए, जिससे मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो। मतलब ऐसा नहीं, डिपेंडेंसी ना बनाऊं कि अगर सामान लेना है तो व्हाइट फील्ड वाले स्टोर पे ये लोग आके लें, कहीं पे भी रहें, लोग सामान खरीद सके, है ना। तो रिलायंस स्मार्ट के दिमाग में ये आइडिया आया। तो रिलायंस स्मार्ट ने क्या किया, कुछ लोगों से बात किया कि भाई क्या करूं, मैं चाहता हूँ कि भाई लोग घर बैठे ही मेरा सामान वगैरह ले लें, उन्हें आना ना पड़े। तो कुछ लोगों ने बताया कि आप एक काम करो, अपने इस रिलायंस स्मार्ट के स्टोर को ऑनलाइन ले जाओ, ठीक है। मतलब वेबसाइट वगैरह बना दो, एप्लीकेशन बना दो, जहाँ पे लोग आएँ और वहाँ से ऑर्डर करें, और फिर आपका एक डिलीवरी बॉय आपका सामान उठा के उनके घर तक पहुँचा दे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में, यूएस में कई कई लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे अमेजोन वगैरह का एग्जांपल दे दिया लोगों ने, कि अमेजोन एक कंपनी है जो ऐसे साइट बना के चला रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं उन लोग, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिलायंस स्मार्ट ने सोचा चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है ये, तो मैं ऑनलाइन चाहता हूँ। लेकिन रिलायंस स्मार्ट एक सुपर मार्केट वाली कंपनी है, उसको आईटी कुछ आइडिया तो है नहीं, है ना। तो क्या करेगा वो, मार्केट में ऐसी कंपनी ढूंढेगा जो इसको ये आइडिया दे सके कि भाई कैसे काम होगा। तो मार्केट में ना सबसे पहले आईटी में एक कंपनी आती है, वो होती है कंसल्टिंग कंपनीज, ठीक है। अगर मैं टॉप कंसल्टिंग कंपनीज की आज के टाइम पे नाम बताऊं आपको, तो PwC, KPMG, E&Y, ठीक है, और डेलॉयट जैसी कंपनी जो है वो कंसल्टिंग कंपनीज हैं, बिग कंसल्टिंग कंपनीज हैं वर्ल्ड की, ठीक है। हम्म। तो ये कंसल्टिंग कंपनी है, तो मान लो रिलायंस स्मार्ट इनमें से एक कंपनी के पास जाके पहुंचता है और बताता है कि भाई अभी मेरा सुपरमार्केट है, और मेरे सुपरमार्केट में भी लोग उतने नहीं आ पा रहे जितने पहले आते थे। अब लोग चाहते हैं कि घर बैठे रिलायंस स्मार्ट से सामान मंगा लें, तो आप कुछ आइडिया दो कि क्या करें हम। तो PwC वालों ने बोला ठीक है, हम करते हैं कुछ, ठीक है। तो PwC वालों ने क्या बोला कि आपको कैसी साइट चाहिए, आप हमें बताओ। तो रिलायंस स्मार्ट वालों ने बोला कि देखो, हमें तो अभी नहीं पता साइट कैसे चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल वहाँ पे हो, कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो, पेमेंट करने का ऑप्शन हो, ऑनलाइन ऑर्डर करने का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस हो, ठीक है। तो रिलायंस स्मार्ट ने बोला कि आप एक काम करो, यूएस में एक कंपनी है अमेजोन, आप उससे रेफरेंस ले लो, ठीक है, और उसका देख के आप उस वैसी साइट ही बना दो। PwC वालों ने बोला ठीक है, हम कर देंगे। फिर रिलायंस स्मार्ट वाली कंपनी अपना काम से काम करने लगी, अपना चली गई, और PwC कंपनी क्या करने लगी, रिसर्च करने लगी कि भाई ऐसी साइट बनती कैसे है, क्या क्या चीजें लगती हैं, कोडिंग कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, सब चीजें रिसर्च किया PwC की टीम ने। और रिसर्च करने के बाद फिर PwC का एक कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, इनसे मीटिंग करता है और बोलता है ठीक है भाई, आपकी साइट वगैरह बन जाएगी, आपका काम हो जाएगा। आपके साइट बनाने के लिए मोस्ट मतलब जो कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, जैसे हमने देखा कई लोगों को जो मार्केट में कोड चल रहे हैं, तो कोडिंग वगैरह जो करनी पड़ेगी वो जावा लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोडिंग वगैरह करने के बाद ये जो बड़ी बड़ी साइटें जो है ऑनलाइन सुपरमार्केट्स, मतलब ऑनलाइन जो ई स्टोर चल रहे हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उनकी जो साइट चल रही है वो लोग कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट में उसको डिप्लॉय करते हैं पूरी साइट को, है ना। तो एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो आपको इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, रिलायंस स्मार्ट को उन्होंने बोला, PwC वालों ने, ठीक है। तो रिलायंस स्मार्ट वाला कहता है कि भाई मैं तो नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, आप ही कुछ सजेस्ट करो। तो PwC वाले बोलते हैं देखो, हम तो आपका काम कर देंगे, लेकिन हमारा चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम आपको कंसल्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी मार्केट से हायर करेंगे, उसके इंजीनियर्स हायर करेंगे, और उनके इंजीनियर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, वो आपके लिए काम करेंगे, तो खर्चा थोड़ा मोटा होगा।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको आप हमसे काम कराना हमसे करा लो, वरना मार्केट में कई सारे ठेकेदार बैठे हुए हैं। ठीक है, ठेकेदार मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी, जैसे एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सारे क्या हैं? ये ठेकेदार हैं। ठेकेदार मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पे अपना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लेते हैं और उस पे काम करते हैं, है ना। हाँ। और हाँ। मार्केट से एम्प्लॉयज हायर करते हैं, जिसको मैं लेबर कहता हूँ, कि वो हाँ। लेबर हायर किए वो काम करा लिए, है ना। ये सर्विस बेस्ड कंपनी करती है। तो ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, है ना। और ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, मतलब इनके पास क्लाइंट आते हैं, उसका प्रोजेक्ट लेती हैं, उसके लिए काम करती हैं, और प्रोजेक्ट के बेस पे हर बंदे हायर करके उनसे काम कराती है। ठीक है। तो रिलायंस स्मार्ट ये सुनते ही पहुंच गया एचसीएल के पास और जाके बोलता है कि भाई हमें ये काम करना है, हमें ये साइट, अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट रेडी करनी है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो। तो कैसे करोगे बताओ। तो एचसीएल क्या करेगा, अपना जो इनका जो टेक्निकल मैनेजर होगा या जो टेक्निकल लीड होगा, उसको बोलेगा भाई रिलायंस स्मार्ट से मीटिंग करो, उसको समझा कैसे काम होगा, और उनसे पेमेंट वगैरह की बात करो और आगे काम स्टार्ट करो। ठीक है। एचसीएल का एक मैनेजर रिलायंस स्मार्ट से बात करता है, उसको बताता है कि भाई ठीक है, आपने बताया कि आप कोडिंग वगैरह जावा में करनी पड़ेगी, तो हमें जावा इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो कोडिंग होगी, उस कोड को हमें एक इन्वायरमेंट डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इन्वायरमेंट के लिए हमें एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी या बिल्डिंग रेंट पर लेनी पड़ेगी। उसके बाद उस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए हमें मल्टीपल इंजीनियर्स चाहिए, हमें नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए। ठीक है। हमें सिस्टम इंजीनियर्स चाहिए, हमें स्टोरेज इंजीनियर्स चाहिए, हमें डेटाबेस इंजीनियर्स चाहिए, हमें हो सकता है कि बैकअप इंजीनियर्स चाहिए, मल्टीपल इंजीनियर हमें चाहिए होंगे। ठीक है। तो ये सब हमें हायर करने पड़ेंगे, इतना खर्चा आएगा, इतना पैसा आएगा, और अगर आप रेडी हो तो हम काम स्टार्ट करते हैं। तो रिलायंस स्मार्ट तो भाई क्लाइंट है, उसको तो ये काम कराना ही है। तो मरता क्या ना करता है, वो तो बोल दिया ठीक है चलो आप मेरा काम करो, मैं रेडी हूँ। ठीक है। तो अब एचसीएल के पास आ गया रिलायंस स्मार्ट का प्रोजेक्ट। ठीक है। कि उसके लिए वेबसाइट और एप्लीकेशन रेडी करनी है। और उसके लिए कौन कौन से बंदे चाहिए? जावा डेवलपर्स चाहिए, ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए, सिस्टम इंजीनियर्स चाहिए, स्टोरेज इंजीनियर्स चाहिए, मल्टीपल इंजीनियर्स चाहिए। तो एचसीएल की क्या करेगी, जैसे ही प्रोजेक्ट आया तो एचसीएल की जो एचआर होगी ना, जो एक टीम बनाएगी पहले एचसीएल, कि ये टीम हमारी पूरी काम करेगी, उसको नाम देगी कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये टीम है, उसका ये टीम मैनेजर है, ये लीड है, ये एचआर है। सब डिसाइड हो गया, है ना। अब वो एचआर क्या करेगी, हायरिंग करना स्टार्ट करेगी कि वी आर हायरिंग फॉर जावा डेवलपर्स, वी आर हायरिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, वी आर हायरिंग फॉर सिस्टम एडमिन्स, ये सब प्रोफाइल्स वो हायरिंग स्टार्ट करेगी। तो हम और आप जो हम लोग सीवी अपलोड करते हैं नौकरी वगैरह पे, या फिर जैसे भी अपलोड करते हैं, वो उठाते हैं और हमें कॉल करते हैं, फिर हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है। और फिर हम कंपनी ज्वाइन करते हैं। और जब कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें एचसीएल का जो मैनेजर होगा, जो इस प्रोजेक्ट के लिए अलाइन हुआ है, वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये काम है, ऐसे करना है। ठीक है। जावा में डेवलपमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद फिर मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले मेन काम कौन करेगा? सबसे पहले काम करता है आपका डेवलपर। तो यहाँ पे डेवलपर, दो तीन डेवलपर जो भी हायर किए, डेवलपर यहाँ पे बैठ गए, उन्होंने कोडिंग करनी स्टार्ट कर दी जावा में। कोडिंग करी, 1 महीने करी, 2 महीने करी, क्योंकि मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इतना फास्ट चीज़ें नहीं थी तब, है ना। सब कुछ स्लो था, सब कुछ मैनुअल था। तो वो कोडिंग कर रहे हैं, आराम से कोडिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और कह दूं, आज से 20-25 साल पहले एक सरकारी नौकरी से अच्छी एक आईटी की जॉब होती थी। लोग आईटी की जॉब प्रेफर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि भाई बढ़िया से किसी कंपनी में चले गए, प्रोजेक्ट आ गया, और प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, आराम से लोग बैठ रहे हैं, सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे चलता था। ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है। तो पहले डेवलपर ने कोडिंग वगैरह करी, कोड वगैरह करने के बाद क्या किया, कोड को बोला, आगे बोला कि भाई कोड रेडी है, लेकिन कोड अभी अलग अलग लैपटॉप में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हमें कोड को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोड को सेंट्रलाइज करने के लिए पहले हमारे पास गिटहब वगैरह नहीं था। तो पहले हम लोग क्या करते थे, मार्केट से जाते थे, एक हार्डवेयर लेके आते थे। इस हार्डवेयर में कोई भी एक ओएस डालते थे, विंडोज या लिनक्स। ठीक है। वो ओएस डाल दिया। ओएस डालने के बाद यहाँ पे बना दिया एक फोल्डर। ठीक है। और फोल्डर बनाने के बाद क्या बोला इन तीनों बंदों को, कि भाई अपना अपना कोड उठाओ। ठीक है। अगर लिनक्स सर्वर है तो एससीपी वगैरह के थ्रू या फिर सांबा वगैरह के थ्रू, कई सॉफ्टवेयर होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके लोग ट्रांसफर कर लेते हैं कोड वगैरह, या फिर पेन ड्राइव वगैरह, जो भी तरीका हो, अपना अपना कोड उठाओ और कोड उठा के इस फोल्डर में ले जाओ। तो ये अपना कोड ले जाएगा, या अपना कोड ले जाएगा, या अपना कोड ले जाएगा। अब पहले कोड तीन अलग अलग सिस्टम में थे, अब एक जगह आ गया, है ना। अब कोड तो यहाँ पे आ गया। अब कोड आने के बाद कोड हमारा रेडी है। अब इस कोड की टेस्टिंग भी करानी है हमें कि कोड परफेक्ट है कि नहीं। तो इन तीनों डेवलपर में से ही कोई एक डेवलपर जो बहुत सीनियर होगा, जो बहुत एक्सपीरियंस होगा, वो अब सिंगल फोल्डर में कोड आके तो यहाँ पे बैठ के वो कोड को लेगा और पूरे कोड को प्रॉपरली चेक करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा।
ठीक है, उसमें भी टाइम लग रहा है, टेस्टिंग में भी टाइम लग रहा है। डेवलपमेंट में पहले टाइम लगा, अब टेस्टिंग में टाइम लग रहा है कि भाई बैठ के आराम से कोडिंग की टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद टेस्टिंग वगैरह डन हो गई, अब वो बोल रहे हैं कि आगे डिप्लॉय करो। ठीक है, तो डिप्लॉय करना तो हमें इन्वायरमेंट चाहिए। फिर लोग मार्केट में जा रहे हैं, एक बिल्डिंग विल्डिंग खरीद लिए हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर नेटवर्क इंजीनियर्स वगैरह आ गए। और जो कंपनी थी वो मार्केट में गई और सारे सामान लेके आई, राउटर लेके आई, स्विच लेके आई, हार्डवेयर लेके आई, सब कुछ लेके आई। ठीक है, और लाने के बाद फिर वो काम करना अपना, सारी टीम अपना अपना काम करना स्टार्ट करती है। नेटवर्क इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, सिस्टम इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और अपना अपना काम करने के बाद ये पूरा एनवायरनमेंट रेडी कर दिया। लेकिन वो एनवायरनमेंट बनने में बहुत टाइम लगा। बिल्डिंग खरीदी गई, लोग मार्केट में गए, हार्डवेयर लेके आए, सब कुछ में बहुत टाइम लगा। ठीक है, तो मान लो ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से कोड वगैरह उठाया गया और ले जाके जो ये मशीन एक बनाई थी जहाँ पे कोड डिप्लॉय करने के लिए, उस मशीन पे कोड डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर वगैरह क्या किए, आईपी वगैरह लगाए और डोमेन वगैरह खरीदे और मैप वगैरह करके साइट लाइव करा दी। ठीक है, अब साइट चलने लगी। मतलब 1 साल के बाद रिलायंस स्मार्ट को उनकी साइट का हैंडओवर हो गया, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1 साल 1.5 साल का टाइम लगता था। ठीक है, और जैसे ही रिलायंस स्मार्ट के पास साइट हैंडओवर हुई, रिलायंस स्मार्ट जब उस साइट को यूज करना स्टार्ट करी, तो कुछ दिन तो साइट ठीक चली, लेकिन उसके बाद ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे। कस्टमर कंप्लेन करने लगे, भाई आपकी साइट में ये प्रॉब्लम है, हम कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो चलना ही बंद हो जाता है, प्रोडक्ट की पूरी फोटो नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपकी साइट बहुत ब्लीच कर रही है, मतलब सही से चल नहीं पा रही है। ठीक है, पूरी इमेजेस साइट फट रही है, कई सारी कंप्लेन आने लगे। तो रिलायंस स्मार्ट सोचता है कि भाई मैं इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम दिया, और मुझे ये साइट मिली, ये तो बहुत गलत है ना। तो इस चीज को देखते हुए क्लाइंट ने क्या डिसाइड किया कि भाई अब ना ये जो तरीका चल रहा है काम करने का, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो एग्जांपल आपको इंडिया का दिया, बट ये एग्जांपल आप मानो कि यूएस किसी कंपनी का था। तो वो कंपनी पहुंची यूएस में ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है NIST, अगर आपने सुना हो तो। यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है NIST। ठीक है, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। इसके पास पहुंची वो कंपनीज जो इतना टाइम दी, पैसा दी और प्रॉब्लम फेस कर, इसके पास जाके पहुंचती है। ये कंपनी जो है ना, काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी सॉफ्टवेयर में, किसी चीजों में, तो इनके पास जाते हैं लोग। और जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है यूएस से, तो ये NIST अप्रूव करती है उसे, तब जाके मार्केट में वो चीज आ पाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। ओके। तो NIST के पास वो कंपनी उस तरीके से पहुंची, जाके बोली कि भाई हम इतना पैसा खर्च कर दिए, टाइम खर्च कर दिए, लेकिन मतलब मेरी साइड जब वो काम बन के प्रोडक्ट जब मेरे हाथ में आया, तो वो प्रोडक्ट अच्छे से चल नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम कस्टमर मेरे फेस कर रहा है। कोई सॉल्यूशन दिया जाए, कुछ करा जाए इस चीज के लिए। ठीक है, तब NIST ने डिसाइड किया कि भाई ये जो तरीका है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, इसे चेंज किया जाएगा, इसे और आसान किया जाएगा, इस पे और वर्क किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो कंपनी है ऐसा, जो क्लाइंट है वो ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करे। ठीक है, उस टाइम पे ही फिर एक नया मेथड मार्केट में आया था, उसका नाम था एजाइल मेथड। आपने एजाइल सुना है क्या? हम्म। एजाइल मेथड उस टाइम पे आया था। ठीक है, एजाइल मेथड में क्या होता है, एजाइल मेथड में ये होता है कि जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा हो, तो प्रॉपर उसकी प्लानिंग की जाए, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसकी टेस्टिंग किया जाए और फिर डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, अगर आप एजाइल की इमेज देखोगे तो उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है, एक साइकिल की तरह दिखता है एजाइल। हम्म। ठीक है, ये देखो कि वो सब एक ही साथ में चलता रहता है, उसका डेवलपमेंट उसका टेस्टिंग एक ही हाँ साथ में चलता हाँ, ये रहता है प्लान पूरा। डिजाइन ये सारी चीजें हुई है ना, एजाइल आया। तो एजाइल में कम इस NIST ने क्या सोचा कि एजाइल मेथड तो उन्होंने नाम दिया, पहले उन्होंने करा क्या कि उन कंपनी से बात करी जो क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, जैसे SCL से बात करी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि इतना काम करने के बाद भी चीजें नहीं हो पा रही है। तो SCL से पूछा कि भाई कैसे आप काम कर रहे हो। तो SCL ने बताया कि हमारे पहले 3 डेवलपर बैठते हैं, वो कोडिंग करते हैं। ठीक है, 3 महीने, 1 महीने 2 महीने कोडिंग कर रहे हैं। फिर कोडिंग करने के बाद तीनों अपने अपने अलग अलग सिस्टम में कोडिंग कर रहे हैं। फिर उस कोड को रखने के लिए हम मार्केट में एक हार्डवेयर लेके आ रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, फिर वहाँ पे कोड पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे कोड पहुंचा रहे हैं, फिर यहाँ से एक डेवलपर आके टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जब कोडिंग वगैरह टेस्टिंग वगैरह हो गई, फिर हम जाके इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट में मल्टीपल टीम्स काम कर रही है, वो सेटअप लगा रही है, सब कुछ मैनुअल हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, ये चीजें SCL वालों ने किससे बताया, NIST से बताया। तो NIST ने क्या किया, सोचा कि भाई ये तो तरीका सही में लेंदी है और गलत है, कुछ सोल्यूशन तो लाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए NIST ने कुछ बड़ी बड़ी कंपनी से बात करी। ठीक है, और सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करी। जैसे उनमें से एक कंपनी मान लो, जो गिटहब से एक एग्जांपल लेते हैं, गिटहब से बात करी, है ना। गिटहब से क्या बोला, गिटहब पहले क्या था कि गिटहब में कई सारे अपने, गिटहब पहले यूएस में ही लोग यूज करते थे, है ना, गिटहब।
कि भाई कोड रखे, अब कोड को रखना है तो गिटहब पे जाके रख दिए, है ना। वहाँ पे क्या होता है कि ना तो आपको हार्डवेयर खरीद के लेके आना, ना कुछ खरीद के लेके आना है। गिटहब पे जाओ, एक फोल्डर जिसको हम रेपोजिटरी बोलते हैं, एक फोल्डर वहाँ पे जाके बना लो साइट में, और वहाँ पे कोड रख लो। तो एनएसटी ने गिटहब वालों से बात की और बोला कि भाई अपने इस टूल को आप ओपन सोर्स कर दो, और ओपन सोर्स भी कर दो और पब्लिक कर दो और वर्ल्ड वाइड पहुंचाओ, ताकि लोग की समस्या जो है कि कोड रखने की, वो मतलब थोड़ा आसान हो सके। तो फिर क्या किया, एनआईएसटी वालों ने क्या किया, कोड रखने के लिए सोल्यूशन ला दिया गिटहब, कि भाई अगर आप डेवलपर कोडिंग कर रहा है तो कोड करने के बाद अपने कोड को गिटहब पे रखे, और ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद रखे, डेली रखे। जैसे मान लो दिन भर सुबह 9 बजे बंदा ज्वाइन करता है, शाम को 6 बजे आता है, तो डेली शाम को 6 बजे अपना कोड इस गिटहब पे पुश करके जाए, गिटहब पे रख के जाए, ये भी अपना रख के जाए, ये भी अपना रख के जाए। और रख के जाए तो एक बंदे की नाइट शिफ्ट लगा दो जो टेस्टिंग करेगा, तो वो नाइट शिफ्ट पे आके फिर पूरी कोड की टेस्टिंग भी कर लेगा। तो अब डेली कोडिंग होने लगी, डेली टेस्टिंग होने लगी। तो जो टाइम पहले लग रहा था 3-4 महीने, वो टाइम कम लग गया, है ना। ये एजाइल हम्म। मेथड का तरीका है। एजाइल एजाइल क्लाइंट की वजह से ही आया था। एजाइल को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो एजाइल का सिर्फ इतना ही मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम मैनेजिंग, ऑन टाइम डिलीवरी सॉल्यूशन चाहिए क्लाइंट को। मतलब पैसा बचे, ठीक है, सही समय पे काम हो और सही तरीके से काम हो के ऑन टाइम हमें डिलीवरी डिलीवरी मिल जाए। ठीक है, ये एजाइल है पूरा। तो गिटहब आ गया मान लो उस टाइम पे, कोडिंग वोडिंग मतलब ये कोड को रखने के लिए, कि भाई महीनों तक कोड करके वेट मत करो कहीं स्टोर करने का, डेली कोड करो, डेली पुश करो और अपना कोड स्टोर करो, और डेली कोड की टेस्टिंग भी होती रहेगी। ठीक है। अब यहाँ तक तो पार्ट ठीक था, यहाँ तक तो चलो सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन टेस्टिंग भी लोग पहले मैनुअली करते थे। ठीक है, टेस्टिंग के लिए भी ऑटोमेशन चाहिए। तो फिर एनआईएसटी ने कई कंपनी से बात करी, तो मार्केट में जैसे सेलेनियम वगैरह आया, है ना। सेलेनियम है, सोनार क्यूब है, ये सारे टूल्स आए। ठीक है, ये आ गया मार्केट में कोड टेस्टिंग करने के लिए। तो फिर लोग टेस्टिंग इससे करने लगे, तो और आसानी चीज़ों में हो गई टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, अब टेस्टिंग का काम आसान हो गया, कोड रखने का आसान हो गया। अब बात आती है भाई इन्वायरमेंट क्रिएट करने का, तो वहाँ पे भी लेंदी प्रोसेस बहुत गंदा है, कि लोग बिल्डिंग खरीद रहे हैं, हार्डवेयर लेके आ रहे हैं, फिर मल्टीपल इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो भी तरीका गलत है। ठीक है। तो फिर एनआईएसटी ने क्या किया, जो मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज थी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, इनसे बात करी। इनसे बोला कि भाई अभी मार्केट में लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अगर कोई कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा रही है, तो डेवलपर कोडिंग करता है, कोड कोड वगैरह सेंट्रलाइज लोकेशन पर रखता है, टेस्टिंग वगैरह होती है, लेकिन जब इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसे डिप्लॉय करने के लिए, तो हमें कंपनी क्या करती है, जो मोस्टली मार्केट में कंपनीज है, वो बिल्डिंग खरीदती है, हार्डवेयर खरीद के लेके आती है, बहुत टाइम लगता है और बहुत खर्चा करते हैं। कोई सोल्यूशन आपके पास है? तो ये दोनों पहले इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं दिखाए, ये दोनों पहले पीछे हट गए, ये बोले हमें अभी कुछ आइडिया है नहीं, हमें हम पे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अमेजोन वाला आगे आ गया, जब बेजोस था ना, वो आगे आ गया। वो क्या बोला कि मेरा यूएस में नॉर्दर्न वर्जीनिया में ना एक सेटअप बना हुआ है, डेटा सेंटर बना हुआ है खुद का, है ना। जिस डेटा सेंटर का मैं सिर्फ 25% पार्ट यूज करता हूँ, मैं सिर्फ 25% पार्ट यूज करता हूँ, 75% पार्ट मैं यूज नहीं करता, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और वहां पे सब कुछ लगा हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओएस सब कुछ लगा हुआ है। तो अगर किसी को एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वो मेरा पार्ट यूज कर ले, मुझे मंथली रेंट पे कर देगा, वहां पे तो सब कुछ लगा हुआ है, मैं तो उसे यूज कर नहीं रहा हूँ, वो यूज करने लगे। तो एनआईएसटी ने क्या बोला, ये तो सही तरीका है। तो एनआईएसटी ने क्या किया, यूएस के मार्केट में ये चीज अनाउंस करा दी कि भाई अगर कोई कंपनी अपना सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप कर रही है और उसे एक एनवायरनमेंट चाहिए कोड को स्टोर करने के लिए, कोड डिप्लॉय करने के लिए, तो खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट ना करे, अमेजोन वालों से बात करें, उनके पास उनका सेटअप ऑलरेडी रेडी है, जो जहाँ पे स्पेस खाली है वो उनका स्पेस यूज करके अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं और मंथली रेंट पे करें। तो फिर यूएस की गवर्नमेंट उस टाइम पे अपनी आर्मी के लिए साइट क्रिएट कर रही थी, फिर उन्होंने अपना अमेजोन यूज किया और वहां पे कोड वगैरह डिप्लॉय करवाया। तो उससे क्या लगा जब बेजोस वालों को कि भाई ये तो अच्छा बिजनेस है, कि यूएस गवर्नमेंट हमारे पास साइट डिप्लॉय कर दी, हमें मंथली रेंट पे कर रही है, तो अच्छा बिजनेस है। तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड हर कोने में गए, एशिया में गए, यूरोप में गए, अफ्रीका में गए, हर जगह गए और जाके सेटअप अपना लगा दिया, डेटा सेंटर लगा दिया मैनुअली। और लोगों को वो क्या बोला कि भाई किसी को भी इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे कोड डिप्लॉय करना है तो हमारे पास आओ, हमसे कॉन्टेक्ट करो, हमारे पास सब कुछ लगा लगाया है, हम आपको अपनी चीजें देंगे, वहां पे आपकी चीज डिप्लॉय कर देंगे, आपको मंथली रेंट पे करना है। तो वहां से फिर ये क्लाउड वाली चीजें भी आ गई, है ना। ये चीजें आ गई, ये बिजनेस। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक बिजनेस है जो बड़ी बड़ी हम्म। कंपनी चला रही है, अमेजॉन, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, है ना। ये क्या करते हैं, अपना स्पेस रेंट पे देते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है। अब इसका नाम क्लाउड क्यों दिया गया, जिस तरीके से बादल आप कहीं से भी देख सकते हो, घर में हो, जंगल में हो, पानी में हो, समुद्र में हो, कहीं पे भी हो, आप बादल देख सकते हो। उसी तरीके से आप कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, यूएस में हो, कहीं पे भी हो, जंगल में हो, घर पे हो, अगर आपके पास इंटरनेट लैपटॉप है
तो आप ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एक्सेस कर सकते हो, ये कंप्यूटिंग सर्विस एक्सेस कर सकते हो, है ना। अगर आपको एक वीएम चाहिए तो aws.com सर्च करो, अमेजोन की साइट पे जाओ, वहां से आपको वीएम मिल जाएगी, आप कहीं पे भी हो, इसलिए इसका नाम क्लाउड दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से देखो शुरुआत चीजों की हुई। तो अब क्लाउड भी आ गया, मतलब इन्वायरमेंट भी आ गया जहाँ पे हम कोड स्टोर कराएंगे, है ना, और मतलब कोड लैंड कराएंगे। कोड स्टोर करने के लिए गिटहब भी आ गया, टेस्टिंग के लिए सेलेनियम भी आ गया, सारी चीजें से आने लगी। धीरे धीरे और भी चीजों को आसान करने के लिए चीजें और भी आती आने लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। ठीक है। जैसे हम लोग पहले इन्वायरमेंट क्या करते थे, मैनुअल क्रिएट करते थे। ठीक है। अ, अब जैसे क्लाउड में भी अगर हम जा रहे हैं तो पहले मैनुअल काम करते थे। मुझे कुछ क्रिएट करना है तो मैं क्लाउड के अंदर जाऊंगा, क्लिक तो क्लिक बोल क्लिक के कपोर्ट के अंदर जाओ, फिर सब कुछ क्रिएट, उसके सर्विसेज को सिलेक्ट करके फिर से क्रिएट करना पड़ता हाँ क्रिएट करना पड़ता था, है ना। तो बाद में लगा कि भाई ये भी बहुत टाइम लेता है, ये भी बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो फिर एक नया टूल मार्केट में आ गया 2014 में, आईएसी टूल आ गए, जैसे टेराफॉर्म जिसे बोलते हैं हम लोग ना, है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। टेराफॉर्म टूल आ गया, वो क्या, उसमें क्या होता है कि अगर आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है किसी भी क्लाउड पे करना है, एक एक चीज है, टेराफॉर्म को यूज करके हम लोग सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही अपना इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, है ना। तो टेराफॉर्म आ गया हाँ। कि भाई टेराफॉर्म यूज करो और क्लाउड, कोई भी क्लाउड में इंफ्रा क्रिएट करना है उस क्लाउड में इंफ्रा क्रिएट कर लो, ऑटोमेशन यहाँ पे आ गई। मतलब हम इससे क्या हो रहा है, टाइम और पैसा बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद टेराफॉर्म के बाद और भी चीजें आई, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो मुझे कोड डिप्लॉय करना है, तो मैंने अमेजोन पे गया और यहाँ पे एक वीएम बना दिया, वहाँ पे कोड डिप्लॉय कर दिया। अब ये वीएम की साइज मैंने 20 GB दी है, लेकिन कोड मेरा 2 GB का है और चल रही साइज 10 GB में, 10 GB तो वेस्ट हो गया, है ना। तो रिसोर्स क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। हमें रिसोर्स यूटिलाइज करना है क्योंकि कंपनी एजाइल पे काम करती है। तो रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए क्या हुआ कि भाई कैसे करें, तो कंटेनराइजेशन सिस्टम आ गया, डॉकर आ गया, कि भाई इतनी बड़ी मशीन लो, यहाँ पे आप डॉकर इंस्टॉल कर दो, यहाँ पे एक कंटेनर बना लो और उस कंटेनर पे अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो। 2 GB की एप्लीकेशन है, 2 GB कंटेनर बनाओ, यहाँ एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो। आपका 18 GB अभी अवेलेबल है, आपको और एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, एक नया और कंटेनर बना लो, वहाँ अलग एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो, यहाँ अलग कर दो, यहाँ अलग कर दो, यहाँ अलग कर दो। तो पूरी मशीन आप यूटिलाइज कर पाओगे फिर, है ना। हम्म। फिर डॉकर आ गया। अब ये कंटेनर जो है वो माइक्रो सर्विसेज है ना। जैसे मान लो ये मेरी वीएम है, इसे अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं लोड बैलेंसिंग कर दूंगा, ऑटो स्केलिंग कर दूंगा, उसके लिए सर्विस अवेलेबल है, मैं करके अपनी चीजों को मैनेज कर लूंगा, है ना। लेकिन अब तो एक मशीन के अंदर चीजें चल रही है, माइक्रो सर्विस चल रही है, वहां पे कैसे करूंगा मैनेज। तो उसके लिए फिर कुबरनीस आ गया कि भाई ये क्या है, कुबरनीस क्या है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है, मतलब कंटेनर को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम है पूरा कुबरनीस। क्लस्टर बना, वहां पे कंटेनर चला, वो सब कुछ कुबरनीस मैनेज करेगा, पॉड्स मैनेज करेंगे कंटेनर को, तो वो सारी चीजें आ गई, है ना। उसके बाद देखो हम चाहते हैं, डॉकर और कुबरनेटिस क्या सेम दोनों टूल है या अलग अलग वो दोनों? सिमिलैरिटी है दोनों में। देखो पहले क्या था कि डॉकर आया, है ना। डॉकर में क्या था कि हम डॉकर यूज करने लगे, अपना वहां पे कंटेनर बना के अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिए, कंटेनर पे एप्लीकेशन चलने लगी। ठीक है। हाँ। हाँ। लेकिन अब वो एक कंटेनर पे आपने एप्लीकेशन चला दी, मान लो कल को कंटेनर डिलीट हो गया, कल को कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे। हम चाहते हैं ना कि ऑटोमेटिक कंटेनर नया आ जाए, है ना, लोड बैलेंसिंग होते रहे, मल्टीपल कंटेनर चले, सब में लोड बैलेंसिंग हो, सब में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, तो प्रॉपर हम्म। तरीके से चाहते हैं कि मैनेजेबल हो। तो उसके लिए फिर ये कुबरनीस आया था। कुबरनीस आज का नहीं है, कुबरनीस गूगल अपने इन्वायरमेंट में 2002 से यूज कर रही है। ओके। लेकिन गूगल उस टाइम पे उसको नाम दी थी बॉर्ग, BORG, बॉर्ग, है ना। बाद में हाँ। गूगल को लगा कि भाई कई सारी कंपनीज भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, मतलब कंटेनर पे अपने एप्लीकेशन चला रही है और उन्हें चाहिए सॉल्यूशन कि भाई सब कुछ अच्छे तरीके से मतलब मैनेज हो पाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यूएस में, ठीक है, उसको बोलते हैं लिनक्स फाउंडेशन, उनको उन्होंने क्या किया, बॉर्ग डोनेट कर दिया और बोला कि भाई लो और इस पे काम करो और और मार्केट में इसको लॉन्च करो। ठीक है। तो फिर लिनक्स फाउंडेशन और लिनक्स फाउंडेशन की एक और सब सब ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, इन दोनों ने कोडिंग वगैरह करी, काम वगैरह किया और उसी बॉर्ग को 2014 में कुबरनीस नाम से लॉन्च कर दिया मार्केट। तब से फिर लोग ये कुबरनीस यूज करने लगे कंटेनर को मैनेज करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आई। उसके बाद ये सारी चीजें तो आ गई, लेकिन फिर और एक प्रॉब्लम आती थी कि भाई अब कोड डिप्लॉय करना है तो कोड यहाँ से उठा रहे हैं, है ना, गिटहब से उठा लिए, मशीन तक डायरेक्टली पहुंचा दिए, गिट पुल गिट क्लोन ये सारी कमांड से। ठीक है। अब ये सिस्टम से उठा के डायरेक्टली आप कोड मशीन पे ले आए, मान लो मशीन पे कोड पे कोई वायरस होगा तो, क्योंकि भाई कोड तो ओवर द इंटरनेट ही आ रहा है ना। अब ओवर द इंटरनेट आ रहा है मतलब किसी हैकर ने कुछ डाल दिया, कुछ कर दिया, ये मशीन क्रैश हो रही है, चल नहीं पा रही है, तो प्रॉब्लम है ना। तो आप क्या हाँ। करो, एक प्रॉपर एक ऐसा टूल इंप्लीमेंट कर दो बीच में जो सब कुछ आपस में इंटीग्रेट कर दे, और एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए डिप्लॉयमेंट, है ना। और ऐसा हो कि एक बार सेटअप कर दूं तो हर बार मैं डिप्लॉयमेंट इजिली करते रहूं।
वरना हर बार अगर मैं कुछ इंप्लीमेंट नहीं करता तो हर बार कैसे डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। डेवलपर ने कोड किया, यहाँ पे कोड आया, उसकी टेस्टिंग कराए, मैनुअली उठा के यहाँ डिप्लॉय किए, फिर अगली बार कुछ चेंजेस किया, कुछ कोड किया, फिर मैनुअली उठा के यहाँ डिप्लॉय किए, सब कुछ मैनुअल हो रहा है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ऑटोमेशन सब कुछ कर दे, एंड टू एंड, मतलब सब कुछ कनेक्शन बन जाए। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, ये CI/CD, जिसको बोलते हैं CI/CD टूल, ये मार्केट में आ गए। जेनकिंस वगैरह हो गया, बम्बू वगैरह, ये आ गए। ये क्या, इसमें क्या होता है, हम एक टूल इंप्लीमेंट करते हैं, इस टूल को हम लोग क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड जहाँ पे कोड रखा है उससे इंटीग्रेट कर देते हैं, और जहाँ पे कोड डिप्लॉय करना है उससे इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसके अंदर बैठ के लिख देते हैं स्टेप्स, है ना। पहला स्टेप्स क्या, कि पहले मेरा कोड उठा के यहाँ से ले आना, चेकआउट कर लेना कोड को, है ना। उसके बाद कोड को टेस्ट कर लेना सेलेनियम सोनार क्यूब की तरह, की थ्रू। उसके बाद कोड को बिल्ड कर लेना, बिल्ड करने का मतलब जो भी डिपेंडेंसी होती है कोड को डिप्लॉय करने के लिए वो सब इंस्टॉल कर लेना, है ना। उसके बाद कोड को फोर सिस्टम लिख दिया कि उठा के यहाँ डिप्लॉय कर देना, वो सारी चीज यहाँ पे लिख दी है। तो जेनकिंस टूल आ गया, है ना। और भी चीज ऑटोमेट करना है कि भाई मेरे क्लाउड में मान लो 50 मशीन चल रही है, 50 मशीन में कुछ इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो मैनुअल इंस्टॉल करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमने एनसिबल ले आया, ऑटोमेशन ले आया इंस्टॉलिंग करने के लिए। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि टूल्स मार्केट में आते आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, है ना। और ये टूल्स किस लिए आ रहे हैं, ताकि जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, ये आसान हो सके, है ना, ये और ये स्मूथ हो सके। जेनकिन और एंसिबल में क्या डिफरेंट है? ये दोनों तो सीआईसीडी का टूल है ना? नहीं 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 नहीं, गलत बात है। एनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ओके। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब होता है, जैसे मान लो आप एक सिस्टम एडमिन हो, है ना। आपका डेली हाँ। काम क्या है, सर्वर पे आके आपको पैच करना है, अपडेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये आपका काम है ना। हम्म। अब एक सर्वर में तो कर लोगे, 20 सर्वर तो हम्म। क्या कर पाओगे, करोगे, लेकिन धीरे धीरे एक, पहले एक पे जाओगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, है ना। हम्म। वहीं पे आप क्या करो, एनसिबल की एक मशीन बनाओ, एनसिबल में अपना पूरा कोड डाल दो कि आपको क्या क्या करना है, और जितनी मशीन में करना है उसका एड्रेस डाल दो, एनसिबल की एक होस्ट फाइल होती है वहां पे, और एनसिबल के उस कोड को रन कर दो। एनसिबल क्या करता है, अपनी होस्ट फाइल को रीड करता है, और जितनी मशीन होगी जिसका आपने एड्रेस डाला होगा, सब मशीन में जाके वो चीज इंस्टॉल कर देगा, एक बार में कर देगा। तो एनसिबल हम्म। इस तरह का ऑटोमेशन टूल है तो वो। एंसिबल को फिर कहाँ लोड करना पड़ेगा? कहीं तो फिर उसका इंटीग्रेट करने के लिए सारा उसके सर्विस का। उसके लिए एक प्रॉपर VM क्रिएट करना पड़ता, सेटअप करना पड़ता है। ओके। एक अलग से VM बनाओ, फिर वो सब करो, वो सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये एनसिबल वगैरह आ गया, एनसिबल के साथ और भी चीज आई थी जो एनसिबल जैसी है, शेफ और पपेट, हम्म। है ना, ये सारे वो टूल हैं। उसके बाद अब हमारे हमारे पास मल्टीपल टूल चल रहे हैं भाई। हमारा जेनकिन सर्वर चल रहा है, क्लस्टर, कंटेनर, कई सारी चीज चल रही है, सबको मॉनिटरिंग करनी है ना। अगर मैं हम्म। क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग करूं, जैसे मान लो मैं AWS में काम कर रहा हूँ, तो वहां पे सर्विस होती है क्लाउड वॉच। अगर मैं क्लाउड वॉच में मॉनिटरिंग करूंगा तो क्या होगा, कि सिर्फ मैं AWS के कंपोनेंट ही मॉनिटरिंग कर पाऊंगा, है ना। जो AWS में मेरे इंस्टेंस है वो मॉनिटर कर लूंगा, लोड बैलेंसर मॉनिटर कर लूंगा, ये सारी चीज कर पाऊंगा। लेकिन जो हम्म। बाहर मैंने कुबरनेटिस क्लस्टर बनाया हुआ है, या फिर जेनकिन सर्वर बनाया हुआ है, जो एंसिबल सर्वर बनाया हुआ है, वो कैसे मॉनिटरिंग करूंगा। तो मुझे एक सेंट्रलाइज जगह चाहिए जहाँ पे सब कुछ मॉनिटर मैं एक जगह पे कर पाऊँ। तो फिर ये टूल आ गए, ग्राफाना और डायनाट्रेस, नेट डेटा, है ना, ये टूल आ गए। हम्म। इनको यूज करो और सेंट्रलाइज डैशबोर्ड बनाओ, वहाँ पे बैठ के मॉनिटरिंग करो, है ना। लॉगिंग करने के लिए टूल आ गया, ELK वगैरह। तो ऐसे देखो टूल आते गए बस, काम को आसान करने के। और आज उसी को चीज को देखते हुए मार्केट में क्या हो गया, डिमांड, जो पहले इंजीनियर थे उनकी डिमांड्स कम होने लगी। पहले मैंने क्या बताया, मल्टीपल टीम काम करती थी, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, बहुत सारे लोग काम करते थे, है ना। और अब क्या है, अब भाई एक क्लाउड इंजीनियर आ जाए, वो सारा काम क्लाउड में कर देगा, नेटवर्किंग भी कर देगा, डेटाबेस वाला काम भी कर देगा, बैकअप बैकअप वाला भी काम कर देगा, स्टोरेज वाला भी काम, सारा काम कर देगा क्लाउड इंजीनियर, है ना। हमें अब हम्म। नेटवर्क, डेस्कटॉप सिस्टम उनकी नीड नहीं है। तो अब क्या है, जो बंदे पहले नेटवर्क वाले बंदे थे उनको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, सिस्टम वाले बंदों को अपग्रेड करना पड़ेगा कि भाई क्लाउड सीखूं, सब क्लाउड पे जा रहे हैं, तो फिर क्लाउड पे आके जॉब लेगा वो, है ना। उसके बाद क्लाउड पे काम कर रहे हैं, क्लाउड में बस, क्लाउड में हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रा बनाते हैं, है ना। इंफ्रा बनाना बस तो हमारा काम होता नहीं है, हमारा कई और भी काम होता है कि हम कोड उठाएं, टेस्ट करें, डिप्लॉय करें। तो उसके लिए फिर हमें मल्टीपल टूल सीखने पड़ते हैं, तो डेवॉप्स के टूल सीखते हैं अपन। देखो डेवॉप्स क्या है, डेवॉप्स दोस्त एक जॉब प्रोफाइल का नाम है, डेवॉप्स कोई टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। डेवॉप्स सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। इस जॉब प्रोफाइल का नाम जर्मनी की कंपनी है, MOLLIE टेक्नोलॉजी, मॉली टेक्नोलॉजी, इसने नाम दिया था। इसमें क्या था कि ये कंपनी ना 2013-14 में हायरिंग करी थी अपने कंपनी में, कि कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जिसे ये पता हो कि डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है, वो कोड कहाँ रखा है, उस कोड को कैसे टेस्ट करूंगा, कैसे बिल्ड करूंगा, कैसे डिप्लॉय करूंगा, कौन कौन से क्लाउड में डिप्लॉय करूंगा, क्या क्या इंप्लीमेंट करूंगा, सब पता हो उस बंदे को। तो ऐसे इन्होंने हायरिंग निकाली, तो कई बंदे आए,
ठीक है। और जब बंदे आ गए तो जब एचआर वो बना रही थी ऑफर लेटर, तो बोला इसको नाम क्या दो प्रोफाइल पे, ये बंदा तो टेस्टिंग भी कर ले रहा है, ये बंदा तो क्लाउड में भी काम कर ले रहा है, ये बंदा तो एंसिबल में भी काम कर ले रहा है, ये बंदा तो जेनकिंस में भी काम कर रहा है, नाम क्या दो। तो उसने क्या किया, डेवलपमेंट से डेव ले लिया और ऑपरेशन से ऑप्स ले लिया। ऑपरेशन मतलब क्या, कि जो आप काम करते हो ना, टेस्टिंग करना, इंफ्रा क्रिएट करना, डिप्लॉयमेंट करना, ये ऑपरेशन वाला काम होता है। और डेवलप डेव से क्या, डेवलपमेंट मतलब, अब देखो डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी, उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, कोड कहाँ रखा है, किस ब्रांच में रखा है, ये पता होना चाहिए, है ना। हम्म। तो इसलिए हम्म। उन्होंने डेवऑप्स नाम दे, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, डेवऑप्स। ठीक है। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो हमें, अब देखो मैंने ये जो चीजें बताई है ना, अब हमें क्या करना है प्रशांत, इन चीजों को लेके ही हमें एंड टू एंड करने हैं प्रोजेक्ट्स, है ना। पहले AWS क्लाउड में जाएंगे, वहां पे करेंगे प्रोजेक्ट कि भाई वहां पे इंडस्ट्री में कैसे इंफ्रा बनता है, कैसे रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट, कैसे काम होता है, ये सारी चीज देखना है। यही शुरुआत करना है। तो आपके पास क्या AWS का अकाउंट है? AWS का नहीं, एज्योर का है, मैं बना लूंगा AWS का एक। AWS का अकाउंट आ जाएगा तो आप क्रिएट कर लो। कल से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन प्रोजेक्ट सेशन। ठीक है। ये एज्योर का भी शायद मेरा अभी 10-12 दिन है, खत्म हो जाएगा। एजोर का भी मैं एक दो दिन के बाद एजोर भी काम कर दूंगा। ठीक है। तो ठीक है, मैं डेवॉप्स का